Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. Now I am going to analyze a topic from economic sector under the essay question paper. नमस्कार दोस्तों, निबंध प्रश्न पत्र आईएएस मुख्य परीक्षा में काफ़ी वेटेज रखता है और इस पर एक ओवरऑल स्ट्रेटजी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसे पहले हम इकोनॉमिक सेक्टर्स को ले रहे हैं। वी आर फर्स्ट टेकिंग द इकोनॉमिक सेक्टर्स and most of topics we will discuss and analyze. If you want to a good essay writing, definitely you must have a sufficient content or raw materials. तो इकोनॉमिक सेक्टर से जो भी टॉपिक्स यूपीएससी ने वर्ष 2013 के बाद अब तक पूछे हैं, उनमें से कुछ टॉपिक्स पर हम कंटेंट डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास सफिशिएंट कंटेंट है तो डेफिनेटली देयर विल बी नो डिफ़िकल्टी फॉर ऐसे राइटिंग्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक सेक्टर से। वर्ष 2020 के आईएएस मेंस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता और बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। देयर इज़ नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। 2022 ईयर्स में यूपीएससी के द्वारा इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को आज हम एनालाइज करते हैं कि इसमें कितना कंटेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप 1000 से लेकर के और 1200 शब्द के बीच का एक अच्छा खासा ऐसे लिख सकें। तो आपको पता है 1000 से 1200 शब्द का निबंध लिखने के लिए 125 मार्क्स यूपीएससी के द्वारा इसके लिए डिटरमाइन किए गए हैं। तो इस टॉपिक को हमें एनालाइज करना है। देखिए कितने डायमेंशन से हम इस टॉपिक को एनालाइज कर सकते हैं। 6 डायमेंशंस इसके बनने चाहिए और 6 डायमेंशंस में हम इस टॉपिक्स को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसमें पूछा गया है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और देन सेकंड टर्म है सोशल जस्टिस। तो आर्थिक समृद्धि या फिर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। एक डायमेंशन इसका ये रहेगा। तो इस पर आपको क्या लिखना है, क्योंकि निबंध के क्वेश्चन पेपर में जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि आपको एक शॉर्ट टाइटल सेलेक्ट करना होता है। तो आपका शॉर्ट टाइटल हो जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड सोशल जस्टिस। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टर्म को डिफाइन करना होगा। तो इसमें आपको ये लिखना है कि आर्थिक समृद्धि जो शब्द है ये पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया के मध्य एक विवाद का विषय है। द टर्म इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज अ डिस्प्यूटेड मैटर बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न स्कॉलर्स। दोनों में कोई आम सहमति कॉमन कॉन्सेंट इसके बारे में नहीं है। फिर भी ब्रॉडली मोटे तौर पर ये माना जाता है कि अगर किसी कंट्री के जीडीपी में और पर कैपिटा इनकम में अगर ग्रोथ हो रहा है, प्रति व्यक्ति आय में अगर ग्रोथ हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। किसी राष्ट्र की सकल घरेलू आय या राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो उसको आर्थिक समृद्धि के रूप में, प्रॉस्पेरिटी के रूप में माना जाता है। तो मोटे तौर पर मान लिया गया, लेकिन जब हम डीप में इसको स्टडी करते हैं तो दैट्स पे काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमारे सामने आते हैं। तो आपको क्लियर कर देना है पहले पैराग्राफ में, तो इससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यू हैव द a deep knowledge about the topic because there is no universal definition of the economic prosperity। तो सबसे पहले तो आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। सेकंड जो डायमेंशन है आप इसका लिख सकते हैं द सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। द टर्म सोशल जस्टिस मीन्स व्हाट। आईएएस मेंस एग्जाम के लिए हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं आंसर राइटिंग के लिए, जीएस के चारों पेपर में, ऑप्शनल हिस्ट्री और ऐसे क्वेश्चन पेपर पर। तो देन आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं। सोशल जस्टिस मीन्स व्हाट, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है। तो सोशल जस्टिस इज अ कॉन्सेप्ट विच प्रोवाइड इक्वलिटी एंड इक्वल एक्सेस, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस टू देयर पीपल्स थ्रू द लॉज और थ्रू द एडमिन सिस्टम।
तो सामाजिक न्याय एक संकल्पना या अवधारणा है जो अपने लोगों को, प्रजा को, जनता को समानता, संसाधनों तक समान पहुंच, पारदर्शिता सरकार अपनी नीतियों प्रशासनिक ढांचे के द्वारा प्रदान करती है। तो सोशल जस्टिस टर्म को आपको बहुत ब्रॉडली डिफाइन करना है कि सामाजिक न्याय का मीनिंग क्या है। तो सामाजिक न्याय एक तो भारतीय संदर्भ में देखा जाएगा कि यह समाज में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है अगर वह नहीं होना चाहिए, जाति आधारित जो भेदभाव है अगर वह एब्सेंट हो जाए तो इट विल इंक्रीज द सोशल जस्टिस। इसी प्रकार भारतीय समाज में अपर क्लास और लोअर क्लास या अपर कास्ट और लोअर कास्ट और संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए को लेकर के एक गैप दिखाई देता है। तो संसाधनों का असमान वितरण अगर ना हो और सभी व्यक्तियों की समान पहुंच हो स्टेट मशीनरी, स्टेट के रिसोर्सेज तक, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का समान अधिकार मिले। तो हमने एजुकेशन का राइट दिया हुआ है, लेकिन उसको आप अच्छे से जज कीजिए कि वह एजुकेशन राइट प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और क्वालिटी वाली एजुकेशन सोसाइटी में सभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। फिर समाज में कुछ लोगों की डिग्निटी, सम्मान उसके वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ कार्यों को समाज में छोटा माना जाता है, इन्फीरियर, और कुछ को सुपीरियर, बड़ा माना जाता है। तो सामाजिक न्याय एक ऐसी संकल्पना है जो समाज में विभिन्न वर्गों, कम्युनिटी, समुदायों के बीच विभिन्न आधारों पर समानता और पहुंच स्थापित करता है। तो इसके बारे में पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर आपको ये भी बताना है कि सोशल जस्टिस टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे डिफाइन किया गया है, प्रीएम्बल इस बारे में क्या कहता है संविधान का, फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या बातें कही गई हैं, और संविधान का पार्ट 4 डीपीएसपी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, हाउ दे एंश्योर द सोशल जस्टिस। इतना अगर आप इसमें डिफाइन कर देंगे 200 वर्ड्स में, तो देन इट विल बी द मोर देन और द सफिशिएंट। फिर आप इसमें और स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो इसके काफ़ी सारे आप प्रिंसिपल्स भी बता सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज अ टाइप ऑफ सोशल जस्टिस, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि राज्य कैसे कैसे ये सब कर सकता है। तीसरा डायमेंशन आपको बताना है कि रिलेशनशिप, संबंध को लेकर के आपको बताना होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड द सोशल जस्टिस। इन दोनों में हम आपको एक संबंध बताना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ये बात कही गई है कि बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। तो तीसरे वाले पैराग्राफ में आप इस रिलेशन को बताओगे जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हियर यू मे एग्री और डिसएग्री विद दिस। देखिए, जब आईएएस मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें आपके सामने एक ऑप्शन होता है कि आप या तो उसके साथ एग्री कीजिए या डिसएग्री, एब्सोल्युटली और पार्टली, आंशिक तौर पर या पूरी तरह से। तो आर्थिक समृद्धि को अगर आप जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं तो डेफिनेटली इट मे बी इक्वल टू सोशल जस्टिस और समटाइम लेस। आर्थिक समृद्धि कभी कभी सामाजिक न्याय के समान हो सकती है। अगर जीडीपी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसके द्वारा हम समाज में सभी स्तरों पर समानता स्थापित कर देते हैं, गरीबी निर्धनता को हटा देते हैं, बेरोजगारी नहीं रहती है, कोई भी हंगर प्रॉब्लम सोसाइटी में नहीं है, इनकम गैप को हम मिनिमाइज कर देते हैं और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज इक्वल टू द सोशल जस्टिस। एक तो रिलेशन ये है कि आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय के समान हो सकती है, दोनों में बराबर का रिलेशनशिप हो सकता है, आपको डिफाइन करना होगा। और दूसरा स्टैंड आप ले सकते हैं कि नहीं, आर्थिक समृद्धि हमेशा सामाजिक न्याय से कम होती है और ये भारत के संदर्भ में और दुनिया के संदर्भ में दिया जा सकता है। तो भारत में जीडीपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुपात में रियल एजुकेशन लिटरेसी रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है, भारत में निर्धनता का स्तर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम बना हुआ है, सोसाइटी में इनकम गैप तेजी से बढ़ रहा है और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ बढ़ रही हैं, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहे हैं, एक डिजिटल डिवाइड हमको नज़र आ रहा है। तो आपने क्या बताया कि जीडीपी और पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बावजूद इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पा रहा है।
इसी प्रकार से आप वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में भी कह सकते हैं। पश्चिमी दुनिया के देश नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में दे हैव अचीव्ड अ लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उन्होंने आर्थिक समृद्धि का लेवल प्राप्त कर लिया है। स्टिल दे आर फेसिंग सम चैलेंजेस ऑन द फ्रंट ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में वे भी कई प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो वो सामाजिक न्याय की समस्याएं बता सकते हो कि वह आर्थिक समृद्धि होने के बावजूद लोगों में किस प्रकार की, सोसाइटी में किस प्रकार की समस्याएं आपको नजर आती हैं। 2-3 एग्जाम्पल आपको लिखने चाहिए, हेल्थ के ग्राउंड्स पर, वेलबींग के ग्राउंड्स पर, एनवायरमेंट के ग्राउंड्स पर और फैमिली वैल्यूज के स्थान के रूप में। तो ये एक रिलेशनशिप आप यहाँ बता सकते हैं। तो ये आपका आंसर का एक पार्ट होगा। ये दोनों तो आपके बैकग्राउंड को क्लियर करेगा, एग्जामिनर को ये बताएगा कि आपका नॉलेज कितना डीप है और आप किस तरीके से टॉपिक्स को ग्रेजुअली और स्लाइटली अटेम्प्ट कर रहे हैं। फिर आप इसका 4 डायमेंशन बता सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्थिक समृद्धि बिना सामाजिक न्याय के निरर्थक है, मीनिंगलेस है। तो आप इसको यहाँ पर 4th पैराग्राफ में बताएंगे कि द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज मीनिंगलेस इफ इट फेल्स टू एंश्योर द सोशल जस्टिस। तो देन आप इसको प्रूव कीजिए कि अगर आर्थिक समृद्धि यानी जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया में 7-8-9% से बढ़कर के 12-13% हो जाती है और इसके साथ अगर हम देश में सभी लोगों को रोजगार नहीं दे पाते हैं, लाइफ की सिक्योरिटी नहीं दे पाते हैं, सभी प्रकार की असमानताओं को, डिस्क्रिमिनेशन को कम नहीं कर पाते, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अगर इक्वलिटी नहीं दे पाते और अपने लीगल सिस्टम को पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं बना पाते, तो डेफिनेटली यहाँ पर आर्थिक समृद्धि बिना सामाजिक न्याय के सिद्ध हो जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये पॉसिबल है क्योंकि पश्चिमी देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, उन्होंने आर्थिक समृद्धि प्राप्त कर ली है, लेकिन आर्थिक समृद्धि के साथ वे सामाजिक स्तर पर मूल्यों के संकट से गुजर रहे हैं। हैप्पीनेस का लेवल वहां पर बहुत कम है, आर्थिक समृद्धि हायर है, बट दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम और चैलेंजेस रिगार्डिंग द हैप्पीनेस। उनका अगर हैप्पीनेस इंडेक्स देखा जाए यूरोप और अमेरिका में तो देन ये बहुत कम आता है। तो आप बता सकते हैं कि ये बात ठीक है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगर हो जाती है, ये हो सकती है थ्रू द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, मशीनरी, इनोवेशन के थ्रू आप जीडीपी को, पर कैपिटल इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बढ़ा हुआ जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, ये डायरेक्टली सामाजिक न्याय में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 4 पैराग्राफ में आपने अपनी इस बात को टॉपिक के अकॉर्डिंग रखा। अब 5वें पैराग्राफ में यू हैव टू प्रेजेंट योर ओपिनियन, योर व्यूज। अब आपको इसमें अपना दृष्टिकोण बताना होगा कि सरकार को आर्थिक समृद्धि से सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द स्टेट्स और द गवर्नमेंट टू एंश्योर द सोशल जस्टिस। अब आप इसमें लिखो, तो नाउ यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज, योर ओपिनियन, योर अप्रोच। तो यहाँ आपको पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई, आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे कि हाउ मच एक्सटेंट स्टेट हैव अचीव्ड द सोशल जस्टिस थ्रू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो पहले तो आप ये बता दो कि आर्थिक समृद्धि के द्वारा भारत में किस सीमा तक सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ है। एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, महिलाओं को राइट देने के सेक्टर में, वोटिंग राइट के मामले में, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए लॉज के एनफोर्समेंट के द्वारा। और फिर आप बताओ कि स्टिल वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो देन अभी हमें बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत है। तो वी हैव टू स्टेप्स एंड वी हैव टू टेकन स्टेप्स टू फार और द फार रीचिंग इम्पैक्ट शोइंग द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। तो यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि अभी हमें बहुत ज़्यादा आगे चलना होगा जिससे हम दूरगामी फार रीचिंग इम्पैक्ट सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर छोड़ सकें। तो फिर मैं गवर्नमेंट के आप एक प्रयास को बता सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड डू, गवर्नमेंट शुड टेक, गवर्नमेंट शुड ट्राई, गवर्नमेंट शुड टेक हेल्प फ्रॉम द अदर सेक्टर्स, हाउ कुड गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट विद द प्राइवेट सेक्टर एंड द अदर एक्टिविटीज ऑफ द इकोनॉमीज। तो ये पूरा ओवरऑल आपको यहाँ बताना चाहिए। इस पर आपको कम से कम 200 शब्द यहाँ पर लिखने चाहिए क्योंकि ये आपका अपना पार्ट रहेगा। ये पार्ट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रहा है। लास्ट 6 पैराग्राफ में यू हैव टू कंक्लूड, इसमें आपको निष्कर्ष लिखना चाहिए। तो निष्कर्ष में आपको ये लिखना है कि टॉपिक जब दिया गया है कि आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय
ये वर्तमान में ह्यूमन कम्युनिटी के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ जुड़े हुए दो सोशल और मोरल कॉन्सेप्ट हैं। आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय में डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए, बिकॉज पूरे संसार में ग्लोबल लेवल पर यह एक कॉमन कंसेंसस बन चुका है। इफ़ यू हैव अचीव्ड द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो डेफिनेटली इट मस्ट बी इक्वल टू द सोशल जस्टिस। होना चाहिए, शुड हैव, आप ऐसा बता रहे हो, तो इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने कंक्लूड को। इसलिए नाउ हियर वी हैव टू कोऑपरेट एंड वी हैव टू इंक्रीज कोऑपरेटिव एक्शंस बिटवीन द ईस्टर्न वर्ल्ड एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। पश्चिमी दुनिया और पूर्व दुनिया के बीच में हमें डिफरेंट ग्राउंड्स पर कोऑपरेशन करना चाहिए और दोनों को आगे इसमें साथ साथ काम करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप इस टॉपिक में से इतना कंटेंट निकाल लेते हैं तो फिर आपको 1000 से 1200 शब्द का निबंध लिखने में कोई समस्या नहीं आएगी। अभी स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो यही कि जब हम टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं तो टॉपिक को सेलेक्ट करने के पश्चात हमारे पास उतना सफिशिएंट कंटेंट नहीं होता। तो ध्यान रखना है कि ऐसे राइटिंग से पहले क्वेश्चन पेपर पर पीछे की ओर आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपके पास है उसको पॉइंट्स वाइज ऐसे पैराग्राफ में नोट कर लेंगे कि मुझे इस पैराग्राफ में ये लिखना है, इसमें ये लिखना है। उसके बाद फिर आपका प्रिंटिंग का टाइपिंग का काम रहता है, उसे तेजी से लिखा जा सकता है। अगर आप एक रफ फॉर्मेट लिखने से पहले बना लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपको हाई स्कोरिंग की ओर ले जाएगा। और आईएएस जैसे एग्जाम में हमारे पास मिस्टेक करने के लिए बिल्कुल भी अटेम्प्ट और चांस नहीं होते। इसलिए अगर आपको इस एग्जाम में लीड करना है, यू हैव टू एंश्योर योर सेलेक्ट, डेफिनेटली यू वुड हैव समथिंग डिफरेंट अमंग योर कॉम्पिटिटर।